हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक कावेरी में से चैप्टर 5 के जो है क्वेश्चन आंसर। हमने ये लेसन अच्छी तरह से रीड कर लिया है, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। तो लेसन को रीड करने के बाद आज हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स और जो भी एक्सरसाइज दी है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसमें शुरू में दिया है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की जांच करें। तो फर्स्ट पार्ट है फिल इन द फैक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन द इंटरव्यू विद डॉक्टर दीपा। दीपा मलिक के साथ जो इंटरव्यू हुआ, आपने फैक्ट टेबल बनती हैं भरनी है जो है तथ्य जो थे, जो भी तथ्य थे, घटनाएं हुई, उनकी टेबल भरनी है हमने। डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो इसमें स्टूडेंट कुछ फैक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे हमें फिल करना है उससे संबंधित जानकारी, जो भी आगे की इंफॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी है। जैसे फर्स्ट है डायग्नोस्ड विद स्पाइनल ट्यूमर एट द एज ऑफ। तो उन्हें जो है रीढ़ की हड्डी में जो ट्यूमर था किस उम्र में डायग्नोस हुआ पता चला, तो यहाँ हमें उनकी एज भरनी है। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, हमने उनके बारे में जानकारी भरनी है। तो यहाँ स्टूडेंट आपके लिए जानकारी भर दी गई है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है डायग्नोस्ड विद स्पाइनल ट्यूमर एट द एज ऑफ। किस एज में उन्हें स्पाइनल ट्यूमर की पहचान हुई या पता चला, तो एज थी उनकी 29 ईयर्स। वो कहते हैं इंटरव्यू में कि जब मैं 29 ईयर्स की थी। सेकंड है रिजल्ट ऑफ द सर्जरी। उनकी जो सर्जरी थी हुई उसका क्या परिणाम निकला। तो जब सर्जरी हुई तो उसका क्या परिणाम था, शी वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन एंड बाउंड टू अ व्हील चेयर। उन्हें कमर से नीचे लकवा मार गया और वे एक जो है व्हील चेयर पर बंध कर रह गई। नेक्स्ट थर्ड है नेम्ड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमन पैरा एथलीट्स बाय। उन्हें विश्व की सबसे 10 जो है पैरा एथलीट्स में जो सूची है उनकी, उसमें उनका नाम शामिल किया गया है। किसके द्वारा, तो उस संस्था का नाम बताना है जिन्हें उनके नाम को पैरा 10 जो है मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स में शामिल किया है। तो उस संस्था का नाम था, ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो इसने उन्हें नॉमिनेट किया था उस सूची में। फोर्थ है फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट। उनका प्रथम जो है सफल पैरालंपिक का जो इवेंट है, उनकी कौन सी घटना है जब वो सक्सेसफुल हुई पैरालंपिक में सबसे पहले। तो बताती हैं कि 2016 में रियो पैरालंपिक जो हुए थे उसमें उन्हें सफलता मिली थी। तो 2016 में रियो पैरालंपिक गेम्स शॉट पुट इवेंट का नाम था शॉट पुट इवेंट, और गेम्स कौन से थे, 2016 रियो पैरालंपिक। फिफ्थ है लिस्ट ऑफ फर्स्ट। तो किस किस चीज़ में फर्स्ट आई, वो रिपोर्टर जब कहता है, इंटरव्यूअर कहता है, तो फर्स्ट थी वो पहला फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। वे पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता। दूसरी बात, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट, और वे भारत की सबसे प्रथम पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली महिला भी हैं। कोई महिला जिसने पहला मेडल जीता पैरालंपिक में, तो वो कौन है, दीपा मलिक जी हैं। सिक्स्थ है अवार्ड्स वन। उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीत लिए, अवार्ड जीते हुए हैं, तो उन्हें मिला हुआ है फर्स्ट वन खेल रत्न, सेकंड अर्जुना अवार्ड, और थर्ड पद्मश्री। तो ये अवार्ड उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुके हैं। सेवंथ पूछा है इसमें 2 थिंग्स सपोर्टेड बाय हर। 2 चीज़ें जिनकी वो सपोर्ट करती हैं, जिनका हमेशा वो सहयोग करती हैं। पहली, इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स विद चैलेंजेस। जो ऐसे लोग हैं जो चुनौतियों से भरे लोग हैं, जिन्हें कोई ना कोई शारीरिक चुनौतियां हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ पर जो है काम करना, ताकि उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी जो है मानसिक स्वास्थ्य है उनका अच्छा रहे, उस पर काम करना। सेकंड वन है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट क्या होता है, सशक्तिकरण, सशक्त बनाना। और वुमेन का एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़। किसके जरिए, खेल और जो है एडवेंचर एक्टिविटीज़, जो हैरत अंगेज करतब जो होते हैं,
उन गतिविधियों के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। आगे इसमें स्टूडेंट्स पार्ट 2 दिया गया है। रीड द 2 सेट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो सेंटेंस के 2 सेट दिए उन्हें पढ़ें और फिर क्या करना है, चूज वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स डिस्प्ले। आप चयन कीजिए कि दी गई जो कथन है, दिए गए कथन है, वो क्या प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये फैक्ट ओपिनियन और कॉज इफेक्ट। फैक्ट ओपिनियन क्या होता है स्टूडेंट, तथ्य और विचार। जैसे फैक्ट है, जैसे हम कह सकते हैं कि मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद होता है, ये एक फैक्ट है, दूध का रंग सफ़ेद है। लेकिन ओपिनियन, विचार उसके बारे में अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहता है मुझे दूध मीठा लगता है, कोई कहता है मुझे दूध फीका लगता है, कोई कहता है मुझे दूध बकबका लगता है। तो ये ओपिनियन है। फैक्ट क्या है, तथ्य है, जो बात निश्चित होती है, पक्की होती है, सत्य होती है, वो होता है फैक्ट। उसके बाद है कॉज इफेक्ट। कॉज होता है कारण और इफेक्ट होता है उसका प्रभाव। कुछ कारण हुआ और उसका प्रभाव क्या हुआ। तो इसमें बताना है फैक्ट ओपिनियन कौन सा है और कॉज इफेक्ट कौन सा है। कॉज यानी कि कारण, कि जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कॉज हम कह सकते हैं कि बारिश हुई, रेन हुई, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ा, मौसम ठंडा हो गया। तो कोई कारण है और उसका प्रभाव। तो इस तरह से हमें बताना है कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का आगे फर्स्ट दिया है इसमें। इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स आई सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन द शॉट पुट इवेंट। वो कह रही है कि 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया, किसमें, गोला फेंक प्रतियोगिता में। सेकंड है, आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस। मैं महसूस करती हूँ कि यह एक व्यक्तिगत जीत का भी मामला था, क्षण था, और एक आगे बढ़ाया गया कदम था, किसमें, चेंजिंग परसेप्शंस, जो है धारणाओं को बदलने में आगे बढ़ाया गया एक कदम था। तो स्टूडेंट्स, ये जो घटना हुई है, उसने 2016 में ओलंपिक मेडल जीता है रियो में। तो ये क्या है, ये एक तरह का फैक्ट है, ये घटना हुई है, तथ्य है ये, तो ये आ जाएगा फैक्ट। और ये उसका ओपिनियन, विचार क्या, उसने जीतने के बाद क्या विचार है उसके मन में, कि यह मेरी व्यक्तिगत जीत थी और एक मेरा एक कदम बढ़ाया हुआ, आगे बढ़ाया हुआ कदम था, किसमें, जो है धारणाओं को बदलने में। तो इस तरह स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा फैक्ट, तथ्य, और ये हो जाएगा हमारा ओपिनियन। सेकंड पार्ट है इसका, वो कहती है आई वॉज डायग्नोस्ड विद अ ट्यूमर इन माई स्पाइन, कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक ट्यूमर मिला, एक गांठ जो है डायग्नोस हुई। सेकंड, आई हैड अ सर्जरी एंड वॉज टोल्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी जो है सर्जरी हुई और उसके बाद मुझे बताया गया कि सारा जीवन मुझे व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। तो इनमें स्टूडेंट ये जो है कोई फैक्ट नहीं है एक तरह का, ये है एक तरह का कारण और ये है उसका प्रभाव। तो ये है स्टूडेंट कॉज, कारण, क्या हुआ कि उसे ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, और उसका इफेक्ट, प्रभाव क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है बाकी सारी जीवन जो है उस पर व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। आगे इसमें दिया गया है, इस बॉक्स में बताया गया है, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट, एविडेंस, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी proved to be true। तो फैक्ट क्या होता है, ऐसा प्रमाण, ऐसी वास्तविक तथ्य, घटनाक्रम जो है जिसे हम सत्य साबित कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे फैक्ट। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो एक फैक्ट है, वो हर जगह उसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा हमें बुक्स में, या जो भी डेट्स लिखी हुई हैं। एंड ओपिनियन, और विचार क्या होता है, राय, वो होता है राइटर्स बिलीव्स परसेप्शन, या तो लेखक का विश्वास होता है या उसकी धारणा होती है। हेल्प अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर, ये हमें जो है टेक्स्ट को, जो है गद्य को पढ़ने में, अच्छी तरह समझने में मदद करती है। और दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज क्या होता है, एक्शंस एंड इवेंट्स, वो होते हैं कार्य, किए गए कार्य और घटनाएं, और इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव, आउटकम्स। इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डीपर एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, ये भी जो गद्य है उसके गहन जो है विश्लेषण में मदद करते हैं, कौन, कॉज और इफेक्ट। तो ये दो चीज़ें थी स्टूडेंट्स,
एक तो फैक्ट और ओपिनियन और एक कॉज और इफेक्ट। तो इसके बारे में हमने जाना। आगे पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, वर्क इन पेयर्स टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंस शो। आप जोड़ों में काम करें और बताइए कि इनमें से जोड़े जो सेंटेंसेस के जो जोड़े हैं वो क्या दिखाते हैं। फर्स्ट कॉज इफेक्ट दिखाते हैं या फैक्ट ओपिनियन दिखाते हैं। राइट 1 और 2 इन द बॉक्सेस बिलो गिवन बिलो। अगर वो कॉज इफेक्ट है तो बॉक्स में हम 1 लिख देंगे, अगर वो फैक्ट ओपिनियन है तो इस बॉक्स में हम 2 लिख देंगे। चलिए स्टूडेंट इसे करते हैं। फर्स्ट वन है, Dr. Deepa Malik was a member of the working group for the formulation of 12th 5-year plan. डॉक्टर दीपा मलिक जो थी वो एक 12वीं पंचवर्षीय योजना की एक मेंबर थी। और दूसरा, इट इज़ बिलीव दैट शी कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू क्रिएट बेटर स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। और यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने बहुत योगदान दिया किसमें, बढ़िया नीतियां बनाने में उन लोगों के लिए। कौन लोग? जो लोग अयोग्यता से ग्रसित थे, जो लोग डिसेबल थे। तो स्टूडेंट ये तो एक फैक्ट है, उन्हें जो है पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, उसकी मेंबर थी वो। तो इस हिसाब से ये हो गया फैक्ट। और ये इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो जो माना जाता है वो क्या हो गया? एक तरह का ओपिनियन। तो स्टूडेंट इसमें आ जाएगा हमारा दूसरे वाला फैक्ट ओपिनियन वाला, तो इसमें आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, आगे है इसमें, पैरालंपिक्स शो केसेस इनक्रेडिबल टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पैरा एथलीट्स। पैरालंपिक जो है प्रदर्शित करते हैं अद्भुत जो है क्षमता और दृढ़ निश्चय, किनका? पैरा एथलीट्स का, जो है दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी जो है क्षमताओं का और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हैं पैरालंपिक्स। दूसरी बात, द ग्लोबल परसेप्शन ऑन डिसेबिलिटीज शिफ्ट्स इंस्पायरिंग पैरा एथलीट्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स। द ग्लोबल परसेप्शन क्या होता है? धारणा या दृष्टिकोण। ऑन डिसेबिलिटीज शिफ्ट्स जो है ग्लोबल यानी कि वैश्विक, जो विकलांगता के प्रति वैश्विक धारणा जो है वो बदल रही है, शिफ्ट हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है। इंस्पायरिंग पैरा एथलीट्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स, जो पैरा एथलीटों को अपने सपने पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इंस्पायरिंग प्रेरित करना, परस्यू होता है सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ हम करते हैं उसे बोलते हैं परस्यू। तो स्टूडेंट ये इसमें कहा गया है कि पैरालंपिक जो है अद्भुत जो है टैलेंट शो करते हैं, दृढ़ निश्चय शो करते हैं, अपना दिखाते हैं। और जो है इसमें बताया गया है कि वैश्विक धारणा जो बदल रही है, वैश्विक जो है धारणा डिसेबिलिटी के प्रति बदल रही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉज इफेक्ट। ये एक कॉज है कि पैरालंपिक्स में जो खिलाड़ी अद्भुत दृढ़ निश्चय और क्षमता दिखाते हैं, और दूसरा उसका जो है प्रभाव क्या है कि लोगों में अब धारणा बदल रही है पैरा एथलीट्स को लेकर। तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट नंबर 1, यानी कि कॉज इफेक्ट। आगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 144 पे है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो गद्यांश दिए गए हैं, नीचे दिए गए जो है गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ लिया है ना, इन्होंने लिया है, आई हैड 2 चॉइसेस, मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला, स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स, कि मैं, स्क्वेंडर क्या होता है? गंवा देना, अपना जीवन जो है पछतावे में गंवा दूं, और ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, और इसे एक ऐसे संसार में बदल दूं जिसमें संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू, मुझे खेलों से प्यार था और मैं एक तैराक भी रही थी। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स, तो इसलिए मैंने पैरा एथलेटिक की तरफ मुड़ने का जो है निश्चय किया। दिस इज़ हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगैन, इस प्रकार से मेरी पैरालंपिक की जो यात्रा है वो शुरू हुई। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम, मेरी सफलता का पल तब आया, कब? इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स, 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों में।
व्हेन आई सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन द शॉट पुट इवेंट, जब मैंने एक रजत पदक जीता किसमें, गोला फेंक प्रतियोगिता में। इन हिंडसाइट, हिंडसाइट क्या होता है स्टूडेंट, जिसे हम हाइंडसाइट भी कहते हैं। हाइंडसाइट होता है पीछे देखते हुए, अगर हम कहते हैं कि दूर देखते हुए, पीछे का देखते हुए। आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, मैं महसूस करती हूँ कि यह एक व्यक्तिगत विजय का क्षण था। एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस, और धारणाओं को बदलने में बढ़ाया गया मेरा आगे का कदम था। फर्स्ट पूछा इसमें, गिव अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी है दीपा मलिक जी ने उसका रीज़न, कारण बताएं क्या हो सकता है। द स्पीकर्स डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ कैन बी लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बटरफ्लाई। तो जो डिसीजन है इनका, दीपा मलिक जी का, उनको हम किससे जोड़ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है स्टूडेंट, सुंडी, जिसे हम कहते हैं, जिससे पहले सुंडी, तितली जो है बनने से पहले वो एक सुंडी होती है, जिसे हम इल्ली कहते हैं, इल्ली। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई, कि वो तितली में बदल जाती है। तो जो जीवन देखें तितली का, जब वो कैटरपिलर होती है तो बिल्कुल भद्दी होती है वो, लेकिन जब वो बटरफ्लाई बनती है तो बहुत सुंदर होती है। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, जैसे जो बदलाव सुंडी से तितली में आता है, वैसा ही बदलाव हम जोड़ सकते हैं इनके जीवन से, दीपा मलिक जी के। तो ऐसा उन्होंने क्यों है, ऐसा किस लिए है, आप बताइए। तो आंसर है, द स्पीकर्स डिसीजन कैन बी कंपेयर टू अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई। ये सारा क्वेश्चन में से है। बिकॉज, क्योंकि शी चेंज्ड हर लाइफ पॉजिटिवली डिस्पाइट डिफिकल्टीज एंड emerged stronger and more confident। बिकॉज शी चेंज्ड हर लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बदल लिया पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें होने के बजाय भी, मुश्किलों को धता बताकर, मुश्किलों को छोड़कर, मुश्किलों को हटाकर उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। एंड इमर्ज्ड, इमर्ज होता है उभरना, सामने आना। स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट, और जो है ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनकर सामने आई दुनिया की वो। आगे क्वेश्चन है पार्ट 2 में, वाई कुड द स्पीकर स्विच टू पैरा एथलेटिक्स क्वाइट कंफर्टेबली। जो है स्पीकर, जो हैं, जो वक्ता हैं दीपा मलिक जी, वे पैरा एथलेटिक की तरफ आराम से, बड़े कंफर्ट, सहजता से मुड़ पाई, सहजता से वो पैरालंपिक में आ पाई, पैरा एथलेटिक में। क्यों, किस लिए। आंसर है, द स्पीकर कुड स्विच टू पैरा एथलेटिक्स कंफर्टेबली। ये क्वेश्चन में से ही है कि वक्ता सहज रूप से ही पैरा एथलेटिक्स में जुड़ पाई, मुड़ पाई उधर। क्यों, बिकॉज शी लव्ड स्पोर्ट्स एंड हैड अर्लियर बीन अ स्विमर, कि उन्हें खेलों से प्यार था और वो पहले एक तैराक भी रह चुकी थी। अर्लियर होता है पहले, स्विमर यानी कि तैराक। आगे है इसमें पार्ट 3, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीज़न। रीज़न एक कारण देकर जो है वाक्य पूरा करना है। इसमें दिया है, द स्पीकर कॉल्स 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स एज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट बिकॉज। जो वक्ता हैं वो कहती हैं कि 2016 का जो रियो पैरालंपिक गेम थे, खेल थे, वो मेरे लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट यानी कि सफलता का पल था, वो सफलता का पल लेके आया। बिकॉज, किस लिए, क्यों। द स्पीकर कॉल्स द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स अ ब्रेक थ्रू मोमेंट, ये क्वेश्चन में से है सारा। आगे चलिए, इसका आंसर ये है, बिकॉज, क्योंकि शी वॉन अ सिल्वर मेडल एंड चेंज्ड पीपल्स परसेप्शन अबाउट डिसेबिलिटी। उन्होंने एक रजत पदक जीता और लोगों की धारणाओं को बदल दिया। किस बारे में, अयोग्यता के बारे में, दिव्यांगता के बारे में। अयोग्यता के बारे में जो भी लोगों की धारणाएं थी, उन्हें उसने बदल दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट 4, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन चुन के हमें सेंटेंस को पूरा करना है। द फ्रेज इन हाइंडसाइट इंडिकेट्स द स्पीकर इज। जो फ्रेज है इन हाइंडसाइट, हम कहते हैं ना पीछे की नज़र डालना, जब पीछे की नज़र डालूं तो वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं, नहीं। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव होता है स्टूडेंट चिंताशील, चिंता या चिंतनशील, जो विचार मग्न है।
डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय, करेजियस उत्साही उत्साहपूर्वक। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, वो कौन है इस समय, रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील हैं, वो विचार मग्न हैं। तो ये इसका सही आंसर है। द स्पीकर, अगला नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। द स्पीकर यूजेस द फ्रेज चेंजिंग परसेप्शंस। वक्ता ने एक वाक्यांश यूज किया है, प्रयोग किया है, चेंजिंग परसेप्शंस, बदलती धारणाएं या धारणाओं को बदलना। लिस्ट वन लाइकली परसेप्शन द स्पीकर माइट हैव चेंज्ड। इस तरह की कोई एक धारणा बताएं जो वक्ता ने बदली हो। कौन सी धारणा बदली है? आंसर है शी माइट हैव चेंज द परसेप्शन दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर वीक। उन्होंने यह धारणा बदली है कि जो लोग दिव्यांग हैं, अशक्त हैं, जो लोग आर वीक, वे कमज़ोर होते हैं, और इनकैपेबल, और वे अयोग्य हैं, ऑफ अचीविंग सक्सेस, वे सफलता पाने के अयोग्य होते हैं। तो उसने वो धारणा बदली है, शी माइट हैव चेंज द परसेप्शन, उन्होंने यह धारणा बदल दी है, दैट कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर वीक, कि जो लोग अयोग्य होते हैं, शारीरिक रूप से अयोग्य लोग कमज़ोर होते हैं, और वे सफलता पाने में समर्थ नहीं होते, वे इनकैपेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। सेकंड पैराग्राफ दिया स्टूडेंट्स में, जो एक्सट्रैक्ट है, इसमें कह रहे हैं दीपा मलिक, ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरालंपिक्स हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। तो वो दीपा मलिक कहती हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि खेल, विशेष रूप से पैरालंपिक जो है, वे पैरालंपिक में रूढ़िवादिता को चुनौती देने और दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण बदलने की असाधारण क्षमता है। When people witness the strength, skill and competitive spirit of para athletes, when people witness, जब लोग देखते हैं उनकी शक्ति, पैरा खिलाड़ियों की शक्ति, उनके कौशल और उनका जो है कम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कि उनका जो है प्रतियोगिता की भावना को देखते हैं, इट ब्रेक्स डाउन प्री कंसीव्ड नोशंस, तो यह पूर्व कल्पित धारणाओं को तोड़ने का काम करता है, पूर्व कल्पित विचारों को जो है तोड़ने का काम करता है। पैरालंपिक्स हैज़ गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड हेल्प्ड मी पुश बाउंड्रीज। पैरालंपिक ने मुझे एक नया जीवन दिया है और मुझे सीमाओं को परे धकेलने में मदद की है। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द स्पीकर। जो लहजा है स्पीकर का वो कैसा है, टोन कैसी है, इन वर्ड्स में से आप चुनकर बताइए कि इसके लहजे में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो अभी पहला है एप्रिशिएटिव, यानी कि प्रशंसनात्मक। तो वो निश्चित ही प्रशंसा कर रही हैं पैरा एथलेटिक्स की, खेलों की प्रशंसा कर रही हैं, तो बिल्कुल एप्रिशिएटिव भी है। दूसरा है मोरलिस्टिक, यानी कि नैतिकतावादी वाला, नैतिक, तो ऐसा तो नहीं लगता कुछ नैतिकता की बातें हो रही हैं। तीसरा है सेंटिमेंटल, यानी कि भावुक, कि वो बहुत भावुक हो रही हैं। डी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, बिल्कुल वे ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, उन्हें आशा है, उम्मीद है कि पैरालंपिक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और डी है स्टूडेंट्स डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक, वे अपना बचाव कर रही हैं। तो इस पैराग्राफ में कहीं नहीं दिखता कि वो अपना बचाव कर रही हो, अपने आप को बचाती दिख रही हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये दो ही सही हैं, एप्रिशिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। प्रशंसा का लहजा है उनका और आशावादिता वाला लहजा है। तो इसलिए स्टूडेंट आंसर हो जाएगा ए एंड डी। तो इसमें से ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये फर्स्ट वन है ए एंड डी, बी डी एंड ये नहीं आएंगे, तो ए एंड डी हमारा सही आंसर है। आगे है पार्ट 2, इसमें स्टूडेंट्स कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो एंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। आप ये एनालॉजी है, एनालॉजी क्या होता है स्टूडेंट, जो एक रूपता समरूपता वाले जो वर्ड हैं उन्हें पूरा करें और एक्सट्रैक्ट से एक वर्ड आपने लेना है। तो इसमें है एबिलिटी, पोटेंशियल, योग्यता यानी कि सामर्थ्यता, दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं। प्री कंसीव्ड नोशंस, पूर्व कल्पित या पूर्व निर्धारित धारणाएं या पूर्व निर्धारित विचार। तो इसके साथ मिलती जुलता कौन सा है जिसे हम कहेंगे
पूर्व निर्धारित विचार। तो यहाँ स्टूडेंट पैराग्राफ में दिया है इस तरह सा। तो ये वर्ड जो होता है वो होता है स्टीरियोटाइप्स, रूढ़ियाँ, पुराने विचार, पूर्व के जो पके पकाए विचार हैं उन्हें बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? स्टीरियोटाइप्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख देंगे स्टीरियोटाइप्स। आगे है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। Paralympics is a platform that not only showcases the remarkable abilities of para-athletes but also question stereotypes. पैरालंपिक एक ऐसा जो तल है जो रिमार्केबल एबिलिटी दिखाता है किनकी? पैरा एथलीट की, और जो है स्टीरियोटाइप, रूढ़ियाँ हैं, उन पर भी प्रश्न उठाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू में आ जाएगा। नेक्स्ट है, What does helped me push boundaries? Tell us about the speaker. मुझे सीमाओं को धकेलने में मदद मिली। तो यह स्पीकर के बारे में क्या बताता है? क्या उसके बारे में हमें दर्शाता है? आंसर, इट टेल्स अस दैट द स्पीकर वॉज डिटरमाइंड, करेजियस एंड विलिंग टू गो बियॉन्ड लिमिटेशंस। यह बताता है कि जो वक्ता थी वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी, करेजियस साहसी थी, एंड विलिंग मतलब इच्छुक थी, टू गो बियॉन्ड लिमिटेशंस जो कि सीमाओं से परे जाना चाहती थी। फिफ्थ है, विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट्स दैट द स्पीकर वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ। इनमें से कौन सा फ्रेज है, वाक्यांश बताता है कि जो स्पीकर हैं वे अपने जीवन को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में योग्य रही, सफल रही। तो आंसर है, द फ्रेज इज़ अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक नया जीवन मिलना। तो ये फ्रेज है, ये बताता है कि वे अपने जीवन को बदलने में सफल रही। तो इसमें पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये दिया है पेज नंबर 146 पे। तो इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर मलिक्स अचीवमेंट्स चैलेंज सोसाइटल परसेप्शंस। आप वर्णन करें कि कैसे डॉक्टर मलिक हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती हैं। जो सामाजिक धारणाएं हैं कि अशक्त लोग जो है, विकलांग लोग कुछ नहीं कर सकते, वे तो बोझ हैं, तो इस तरह की जो धारणाएं हैं ना, उनको वो चुनौती कैसे देती हैं, उनकी जो उपलब्धियां। तो आंसर है स्टूडेंट्स, Dr. Malik's achievements challenge societal perceptions by proving that physical disabilities cannot limit talent and determination. तो ये साबित करती हैं ये कि जो शारीरिक अक्षमताएं हैं वे किसी भी टैलेंट को जो है और दृढ़ निश्चय को रोक नहीं सकती, उसे सीमाओं में नहीं बांध सकती, उसे कैनॉट लिमिट, लिमिट होता है सीमाओं में बांधना। तो ये कौशल को और दृढ़ निश्चय को सीमाओं में नहीं बांध सकती, ये प्रूव करती है उनकी जो है फिजिकल, जो डॉक्टर मलिक की जो अचीवमेंट्स हैं। हर सक्सेस एज अ पैरालंपिक मेडलिस्ट इंस्पायर्स पीपल। उनकी जो सफलता है किसके तौर पर? एक पैरालंपिक पदक विजेता के तौर पर इंस्पायर, प्रेरित करती है पीपल, लोगों को। उनकी सफलता पैरालंपिक में एक पदक विजेता के रूप में उनकी सफलता लोगों को प्रेरित करती है। किसके लिए? टू लुक बियॉन्ड डिसेबिलिटीज़, कि वे अशक्तताओं से यानी कि विकलांगता से पार जाकर देखें, परे जाकर देखें, एंड रिकॉग्नाइज एबिलिटीज़, और अपनी योग्यताओं की पहचान करें, उन लोगों की योग्यताओं की वो पहचान करें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग यूथ इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन एडवोकेसी with respect to disability? What can be the long term impact? long term होता है दीर्घगामी प्रभाव, impact होता है प्रभाव, of involving शामिल करना यूथ को यानी कि युवाओं को, किसमें? इन स्कूल्स एंड कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में उनको शामिल किया जाए, किसमें? इन एडवोकेसी। एडवोकेसी होता है वकालत या समर्थन, किसका? विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी। यदि जो है डिसेबिलिटी प्रोग्राम होते हैं, जो भी दिव्यांग जनों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल और कॉलेज में, तो अगर ये प्रोग्राम
आयोजित किए जाएं स्कूल और कॉलेज में, तो इसका दीर्घगामी परिणाम क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो आंसर है स्टूडेंट इसका, इन्वॉल्विंग यूथ इन एडवोकेसी प्रोग्राम्स, युवाओं को वकालत कार्यक्रमों में शामिल करना या समर्थन कार्यक्रमों में शामिल करना, कैन क्रिएट अवेयरनेस, एम्पैथी एंड इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी। तो यह क्या निर्माण कर सकता है? अवेयरनेस जागरूकता, एम्पैथी होता है सहानुभूति, एंड इंक्लूसिविटी होता है समायोजन यानी कि समायोजित करना। तो ये प्रो कार्यक्रम है, ये निर्माण करते हैं जागरूकता का, सहानुभूति का और समावेशिता का निर्माण करते हैं समाज में। इट कैन हेल्प रिमूव स्टीरियोटाइप्स, ये जो है रूढ़ियों को हटाने में मदद करते हैं, पुराने विचारों को हटाने में मदद करते हैं, एंड एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और समान अवसरों को बढ़ावा देते हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उन लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में अशक्त हैं, विकलांग हैं, इन फ्यूचर भविष्य में। तो भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे किसको? इक्वल अपॉर्चुनिटी को, समान अवसरों को, उन लोगों को समान अवसरों को बढ़ावा मिलेगा जो विकलांग हैं, उनको भविष्य में इस तरह से बढ़ावा मिलेगा। और ये हेल्प करते हैं स्टीरियोटाइप को कम करने में, हटाने में। एक बार फिर से देखें स्टूडेंट्स, इन्वॉल्विंग यूथ इन एडवोकेसी प्रोग्राम्स कैन क्रिएट अवेयरनेस, एम्पैथी एंड इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी। युवाओं को वकालत कार्यक्रमों में शामिल करना जो है निर्माण करता है जागरूकता का, सहानुभूति का और समायोजन का, समाज में निर्माण करता है। इट कैन हेल्प रिमूव स्टीरियोटाइप्स एंड एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन द फ्यूचर। यह रूढ़ियों को हटाने में मदद करता है और जो है बराबर अवसर उन व्यक्तियों के लिए जो विकलांग हैं, भविष्य में उनके लिए बराबर अवसर मिलने को बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है। थर्ड क्वेश्चन है, रैशनलाइज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट विद रेफरेंस टू डॉक्टर दीपा मलिक्स एटीट्यूड एंड अचीवमेंट्स। रैशनलाइज होता है स्टूडेंट सही साबित करना, सिद्ध करना। एप्रोप्रिएटनेस इसकी सटीकता, उचितता, इसकी उचितता को साबित कीजिए, सही ठहराइए, इसकी वकालत कीजिए आप कि ये क्या, यह शीर्षक जो रखा गया है इसका, इस जो ये इंटरव्यू है इसका शीर्षक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। तो जो डॉक्टर दीपा मलिक का जो नज़रिया है, एटीट्यूड है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको देखते हुए क्या लगता है कि इस चैप्टर का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो सही रखा गया है। आप साबित कीजिए कि वो उचित रखा गया है। तो हमें बताना है कि टाइटल बिल्कुल सही रखा गया है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, द टाइटल द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, जिसका जो शीर्षक है कि असीमित संभावनाओं का संसार, इज़ एप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल उचित है। बिकॉज क्योंकि डॉक्टर दीपा मलिक नेवर अलाउड हर डिसेबिलिटी टू स्टॉप हर फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। डॉक्टर दीपा मलिक ने कभी अपनी अयोग्यता को अपनी सफलता छूने में जो है रास्ते में उसे बाधा नहीं बनने दिया, रोकने का मौका नहीं दिया उसने अपनी अयोग्यता को, कि उसकी अयोग्यता उसकी सफलता का रास्ता रोक पाए। हर पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका जो है सकारात्मक रवैया, नज़रिया, करेज, साहस एंड अचीवमेंट्स और उपलब्धियाँ, उनका सकारात्मक नज़रिया, साहस और उनकी उपलब्धियाँ शो दैट, दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम लिमिटेशंस। जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, वो सीमाओं को पार कर सकता है, सीमाओं से पार पा सकता है, यानी कि सीमाओं को हरा सकता है। तो लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे चुनौतियाँ भी हो सकता है। तो जो है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण, साहस और उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि दृढ़ निश्चय जो है चुनौतियों से पार, दृढ़ निश्चय के साथ चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। एवरी सेटबैक, जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। सेटबैक क्या होता है? असफलता, विफलता। हर विफलता एक अवसर है कि आप अपनी शक्ति को साबित करके दिखाएं। हाउ माइट दिस बी अ लाइफ लेसन फॉर एवरी इंडिविजुअल।
यह हर व्यक्ति के लिए एक जीवन की शिक्षा हो सकती है, जीवन पर्यंत जो है शिक्षा हो सकती है। एंड हाउ नॉट जस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स, और कैसे नॉट जस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, यह हर व्यक्ति के लिए जीवन की एक शिक्षा है। कि आप बताइए कैसे। तो स्टूडेंट, ये जो कहा गया है कि हर विफलता एक अवसर है अपनी शक्ति को साबित करने का, तो यह ज़रूरी नहीं केवल खिलाड़ियों के लिए है, यह हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष करना चाहता है और कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। दिस स्टेटमेंट टीचेस एवरीवन दैट डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स शुड नॉट डिस्करेज अस। यह कथन हमें शिक्षा देता है, हर किसी को शिक्षा देता है कि जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं और असफलताएं हैं, उन्हें हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमें उनसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इंस्टेड, इसकी बजाय, सेटबैक्स शुड मोटिवेट अस टू बिकम स्ट्रोंगर, वर्क हार्डर एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ। इसकी बजाय जो विफलताएं हैं वे हमें प्रेरित करनी चाहिए, किसके लिए? बिकम स्ट्रोंगर, शक्तिशाली बनने के लिए, वर्क हार्डर और कड़ी मेहनत करने के लिए, एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ये हमें प्रेरित करने चाहिए। जो भी असफलताएं वे हमें और शक्तिशाली बनाने वाली और कड़ी मेहनत कराने वाली और जीवन में सफलता दिलाने वाली होनी चाहिए। ऐसी विफलताएं जो हैं हमारे लिए हमेशा जीवन में काम आती हैं, हमें और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। एग्जामिन, परीक्षण करें, निरीक्षण करें हाउ डॉक्टर दीपा मलिक्स रिकॉग्निशन एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल पैरा एथलीट्स ग्लोबली कंट्रीब्यूट्स टू द लार्जर डिस्कोर्स ऑन जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स। इसमें कहा गया आप निरीक्षण कीजिए कि कैसा दीपा मलिक की जो पहचान है, उनकी पहचान किस रूप में है? विश्व की 10 सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली पैरा एथलीट्स के बारे में। पूरे विश्व में उनकी पहचान है जो प्रेरित करने वाली महिलाएं हैं। तो उनका कंट्रीब्यूट्स, योगदान देता है टू द लार्जर डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है? उपदेश या मत, संभाषण, ऑन जेंडर इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स। तो ये है खेलों में जो है जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? लिंग समानता, लिंग समानता का उपदेश देता है। किस प्रकार? आप यह निरीक्षण कीजिए कि उनकी जो पहचान है, उनकी पहचान है विश्व की 10 सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली महिला पैरा एथलीट के रूप में। तो यह किस प्रकार से जेंडर इक्वलिटी का समर्थन करता है? तो जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? लैंगिक समानता, यानी कि स्त्री और पुरुष समान हैं। तो ये कैसे उसका समर्थन करता है, कैसे उस पर उपदेश देता है? आंसर है डॉक्टर दीपा मलिक्स ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है बाय प्रूविंग दैट women including women with disabilities can excel in sports and inspire the world। तो यह बढ़ावा किस प्रकार देता है? इंक्लूडिंग वुमेन, ये शामिल करता है किनको? औरतों को। विद डिसेबिलिटीज़, जो औरतें अशक्त हैं या विकलांग हैं, यह औरतों को, और उनमें शामिल करता है उन औरतों को जो विकलांग हैं। वे कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स एंड इंस्पायर द वर्ल्ड, वे भी खेलों में आगे आ सकती हैं। एक्सेल होता है ऊंचे उड़ान भरना, आगे बढ़ना। वे भी खेलों में आगे बढ़ सकती हैं और संसार को प्रेरित कर सकती हैं। हर अचीवमेंट्स एनकरेज इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल एथलीट्स। उनकी उपलब्धियां बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहित करती हैं बराबर आदर और बराबर अवसरों को। किनके लिए? फीमेल एथलीट, जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए उनकी उपलब्धियां बढ़ावा देती हैं कि महिलाओं को भी बराबर आदर और बराबर अवसर मिले खेलों में। हाउ माइट दीपा मलिक थॉट, किस प्रकार दीपा मलिक जी का जो विचार है, क्या विचार है? एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, की विकलांगता से परे की योग्यता, सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर सक्सेस फॉर ऑल फ्यूचर पैरा एथलीट्स। तो यह किस प्रकार एक दिशा निर्देश के रूप में काम कर सकता है? किनके लिए? उनकी सफलता के लिए, जो भी पैरा एथलीट हैं। तो यह पैरा एथलीट की सफलता के लिए किस प्रकार एक दिशा निर्देश के रूप में काम कर सकती है? ये वाक्य है क्या? एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, की अयोग्यता से परे की योग्यता। तो आंसर है स्टूडेंट्स द थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। जो विचार है उनका
कि विकलांगता से परे की योग्यता एनकरेजेस फ्यूचर पैरा एथलीट्स, भविष्य के पैरा एथलीट्स को, दिव्यांग खिलाड़ियों को क्या करती है, प्रेरित करती है, बढ़ावा देती है, उत्साहित करती है। टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, कि वे अपनी शक्तियों पर केंद्रित करें, इंस्टेड ऑफ देयर लिमिटेशन, बजाय कि अपनी चुनौतियों के, अपनी सीमाओं की बजाय, अपनी चुनौतियों के बजाय वे अपनी शक्तियों पर केंद्रित करें। इट मोटिवेट्स देम टू बिलीव इन देम सेल्फ, यह उन्हें प्रेरित करती है कि वो स्वयं में विश्वास रखें। एंड अचीव देयर गोल्स थ्रू हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, और अपने लक्ष्यों को कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ हासिल करें। तो ये जो उनकी थॉट है, उनका विचार है, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, ये एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है जो खिलाड़ियों में ऊर्जा भर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस इंटरव्यू, आपने इस साक्षात्कार से क्या सीखा। एंड हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दीज लर्निंग्स इन योर लाइफ, और आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आंसर है स्टूडेंट्स, आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग फ्रॉम दिस इंटरव्यू। तो मैंने सीखा इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग फ्रॉम दिस इंटरव्यू। मैंने इस साक्षात्कार से सीखा दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, लचीलापन और सकारात्मक सोच। तो मैंने इस इंटरव्यू से ये चीज़ें सीखी हैं। आई कैन इम्प्लीमेंट दीज लेसन्स इन माई लाइफ, मैं इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बाय फेसिंग चैलेंजेस ब्रेवली, वर्किंग हार्ड एंड नेवर गिविंग अप ऑन माई गोल्स। कैसे? बाय फेसिंग चैलेंजेस ब्रेवली, बहादुरी के साथ चुनौतियों का सामना करके, वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, एंड नेवर गिविंग अप ऑन माई गोल्स, और अपने लक्ष्यों के लिए कभी हार ना मानना। इस तरह से मैं अपने जीवन में इन शिक्षाओं को प्रेरित लागू कर सकता हूँ, इन शिक्षाओं को, और अपना जीवन जो है सक्सेसफुल बना सकता हूँ। तो मैं इन बातों को लागू करने के लिए क्या करूँगा, एक तो कि मैं बहादुरी से चुनौतियों का सामना करूँगा, कड़ी मेहनत करके, और अपने लक्ष्यों के लिए, अपने लक्ष्यों को कभी ना छोड़ना। जो लक्ष्य है निर्धारित कर लिया, उसे चेंज नहीं करना, फिर उसे हमेशा उस लक्ष्य को हासिल करके ही रहना है। तो इन बातों को जीवन में लागू करके मैं इन बातों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लागू कर सकता हूँ अपने जीवन में, जो मैंने सीखी हैं दीपा मलिक के इंटरव्यू से। तो आगे है इसमें स्टूडेंट पेज नंबर 147 पे, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में जो शब्दावली है और स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जानेंगे हम। तो वाक्य रचना और शब्दावली। इसमें फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें। मैच द गिवन फ्रेजेस इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में फ्रेज दिए हैं, वाक्यांश हैं, और कॉलम 2 में दिया गया उनका मीनिंग, उनके साथ मैच करना है। तो यूज़ द फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और इन फ्रेजेस का अपने खुद के वाक्यों में जो है प्रयोग भी करना है आपको। तो चलिए स्टूडेंट पहले मैचिंग कर लेते हैं। पहला है डिफाई द ओड्स, मुश्किलों को हराना या मुश्किलों से पार पाना, चुनौतियों से पार पाना, कि जब लगता हो कि हम तो हार जाएंगे, लेकिन उसे, उन चुनौतियों से हमें पार पाना। तो स्टूडेंट इसमें ये लिखा है थर्ड पे, सक्सीड इन डूइंग समथिंग व्हेन मोस्ट पीपल थिंक इट वुड रिजल्ट इन फेलियर। कुछ हासिल करने में सफल होना जब लोगों को लगता हो कि इसका परिणाम जो है असफलता होगा। तो ये फर्स्ट का हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला थर्ड वाला। उसके बाद है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक नया जीवन मिलना। तो नया जीवन कब होता है? कई बार होता है हम बहुत उदास होते हैं, लेकिन अचानक कोई अच्छी खबर आ जाए तो हम में एक ऊर्जा आ जाती है। तो एक तरह से होता है जैसे नई जान आ जाना। तो यह स्टूडेंट्स एन ओकेजन व्हेन यू बिकम मोर एनर्जेटिक एंड एक्टिव देन अर्लियर, जब आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, ऊर्जावान हो जाते हो। तो ये आ जाएगा इसके लिए स्टूडेंट फिफ्थ। इन हाइंडसाइट, इन हाइंड होता है जब हम पीछे का कुछ सोचते हैं, पीछे का देख के हमें लगता है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा किया मैंने। तो जब पीछे की बातों को हम समझते हैं, बीती बातों को देखकर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं इन हाइंडसाइट। तो ये है एबिलिटी
टू अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। कुछ चीज़ों को समझने की जो है क्षमता, जब वो हो चुके होते हैं उसके बाद उन्हें समझ में आना कि हाँ ये ऐसे था इसलिए था, तो ये होता है इन हाइंडसाइट। उसके बाद एक बचा है स्टूडेंट्स, ये टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। बाधाओं को जो है कदमों की शिला के रूप में परिवर्तित करना, बदल लेना। तो क्या आएगा स्टूडेंट, एक ही रह गया है, अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और डिस्कवरी। पहले हम स्टूडेंट फोर्थ करेंगे, ब्रेक थ्रू मोमेंट, जो है सफलता का पल या शुरुआत का पल आना। तो वो कब आएगा स्टूडेंट, क्या होगा कि अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और डिस्कवरी, जब कुछ महत्वपूर्ण विकास हुआ हो या खोज हुई हो तो उसे कहेंगे ब्रेक थ्रू। तो जैसे इनको इनको पहला मेडल मिला था तो वो ब्रेक थ्रू था, किसी चीज़ की शुरुआत होना, कुछ अच्छा शुरू होना, उसे कहेंगे ब्रेक थ्रू मोमेंट। तो ये स्टूडेंट इसके लिए आ जाएगा, ये आएगा फोर्थ का। और लास्ट वन है टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, बाधाओं को अपने कदमों की शिला में परिवर्तित करना। तो उसके लिए आ जाएगा स्टूडेंट ये वाला कि ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स, बाधाओं को पास से पार पाना और अपना लक्ष्य हासिल करना। अब आगे है स्टूडेंट्स, इन जो हमने मैचिंग की है जो मीनिंग से, अब इन जो फ्रेजेस हैं इनका हमने प्रयोग करना है और इनसे सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट वन है डिफाई द ऑड्स। तो इसका क्या बनेगा वाक्य, द एथलीट डिफाइड द ऑड्स एंड वॉन द चैंपियनशिप। खिलाड़ी ने बाधाओं को पार किया और जो है चैंपियनशिप जो है प्रतियोगिता जीत ली। दूसरा, अ न्यूज़ लीज ऑफ लाइफ, नया जीवन मिलना। रेगुलर एक्सरसाइज गेव माई ग्रैंडफादर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, नियमित व्यायाम ने मेरे दादाजी को एक नया जीवन दिया। थर्ड है इन हाइंडसाइट। तो इन हाइंडसाइट होता है जब हम पीछे का सोचकर उसके बारे में कोई निर्णय लेते हैं कि वो काम ऐसे हुआ था, उसके बारे में सोचना। इन हाइंडसाइट, बीते वक्त को याद करके या बीता हुआ देखें तो आई रियलाइज दैट हार्ड वर्क वॉज द की टू सक्सेस, कि मेरी सफलता का जो कुंजी थी वो क्या थी, हार्ड वर्क, कड़ी परिश्रम ही मेरी सफलता की कुंजी थी। फोर्थ है ब्रेक थ्रू मूवमेंट, ठीक, सफलता का पल या विशेष अवसर। विनिंग द स्कॉलरशिप वॉज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट इन हर लाइफ, स्कॉलरशिप जीतना, वजीफा जीतना उसके जीवन में एक जो है महत्वपूर्ण पल था। फिफ्थ है टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, बाधाओं को कदमों की शिला में परिवर्तित करना। सक्सेसफुल पीपल टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन, जो सफल लोग होते हैं वे बाधाओं को अपने कदमों के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन पर बाधाओं के ऊपर पैर रखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, अ कॉमन वर्ड यूज्ड इन एथलेटिक्स इज स्प्रिंटिंग। खेलों में एथलेटिक्स में जो दौड़ भाग वाले खेल होते हैं उसमें एक वर्ड है स्प्रिंटिंग। तो विच रिलेट टू द मोमेंट, यह मोमेंट बताता है। स्प्रिंट है, स्प्रिंट होता है तेज दौड़ एकदम, जो स्प्रिंटर होते हैं तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ने वाले धावक। रीड द वर्ड्स रिलेटेड टू मूवमेंट गिवन इन द बॉक्स बिलो, नीचे बॉक्स में जो है मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड दिए हैं, जब कोई गति करते हैं हम शरीर से चलना हो तो ये वर्ड सारे वे मूवमेंट वाले वर्ड्स हैं। अरेंज दैम ऑन द वर्ड लाइन, उन्हें जो है शब्दों की एक लाइन है उस पर शब्द तल पर एक जो है उस पर स्थापित करें, उन्हें अरेंज करें। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि शुरू में कम स्पीड वाला, बाद में ज़्यादा स्पीड वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस यानी कि गति के हिसाब से उन्हें लगाएं। फ्रॉम द स्लोवेस्ट टू द फास्टेस्ट, की धीरे, सबसे धीरे वाला पहले आए और सबसे तेज वाला सबसे बाद में। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं कर दिए गए हैं। तो ये जो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे है पहला एक किया गया है क्रॉल, यानी कि जब बच्चा रेंग अपने चारों हाथों पैरों पे चलता है तो उसे कहते हैं क्रॉल करना। और स्प्रिंट, स्प्रिंट सबसे लास्ट में है जब धावक जो है एकदम से दौड़ पड़ता है। तो बाकी वर्ड्स को हमें यहाँ पे लिखना है और रखना है उनके इस हिसाब से कि धीमी चाल पहले आए और तेज चाल सबसे बाद में। तो स्टूडेंट इसको अरेंज कर दिया गया है वर्ड लाइन में, शब्द श्रृंखला में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे,
तो पहले तो क्रॉल दिया है, ये सबसे पहले क्रॉल दिया ही हुआ है। क्रॉल के बाद यहाँ पर आएगा क्रीप। क्रीप यानी कि रेंगना, जैसे सांप है या मगरमच्छ है, ये इस तरह, ये बिच्छू, इस तरह के जानवर जो रेंगते हैं। तो बच्चा, क्रॉल का मतलब घुटनों के बल चलना। उसके बाद आएगा क्रीप। फिर आएगा प्लोड, मतलब जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो धीरे धीरे डामाडोल सा होकर चलता है, उसे बोलते हैं प्लोड। उसके बाद दिया हुआ है एम्बल। तो एम्बल भी होता है धीरे धीरे चलना, लेकिन सही सीधे खड़े होकर चलना। उसके बाद है स्ट्रोल। तो स्ट्रोल होता है चहलकदमी करना। तो उसके बाद आ जाएगा स्ट्रोल। स्ट्रोल के बाद आ जाएगा यहाँ पर सॉन्टर। तो सॉन्टर थोड़ा सा उससे तेज होता है, जिसे हम कहते हैं टहलना। तो इधर उधर टहलना, उसे बोलते हैं सॉन्टर। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे दिया है वॉक। वॉक मैंने चलना, जब हम वॉक पे जाते हैं जब, तो उसके बाद आता है जॉग। जॉग क्या होता है स्टूडेंट? थोड़ा सा चलने से थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसे बोलते हैं हम जॉग। उसके बाद है रन। रन यानी कि दौड़ना, जब पूरी दौड़ लगाते हैं हम। दौड़ने के बाद आ गया स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, जैसे उसेन बोल्ट हैं, तो स्प्रिंटर है एक तेज धावक। उसके बाद आता है डार्ट। तो डार्ट स्टूडेंट है, डार्ट का मतलब है लपकना, एकदम छलांग मार के आगे बढ़ना। जैसे एक शेर जो है एकदम छलांग लगा के आगे बढ़ता है, अपने शिकार पर झपटता है, तो डार्ट होता है झपटना। तो इस तरह स्टूडेंट हम ये वर्ड यहाँ पर दिखा सकते हैं। आगे पार्ट 3 में दिया है, मैच द हाईलाइटेड वर्ब्स इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। कॉलम 1 में वर्ब जो हैं हाईलाइट की गई हैं, क्रियाएं हैं जो उनको हाईलाइट किया गया है, बोल्ड किया गया है। और कॉलम 2 में जो उनका मीनिंग है, उनका फंक्शन है, किस लिए वो प्रयोग होती हैं। मीनिंग नहीं है, इनका फंक्शन है। देर आर 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस दैट यू डो नॉट नीड। इनमें 2 एक्स्ट्रा फंक्शन हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 6 हैं। तो इन्हें हमें मैच करना है कि सेंटेंस में इस कुड का या शुड का क्या फंक्शन है, किस लिए प्रयोग हुआ है। तो इन्हें हमें मैच करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई कुड हीयर द ऑडियंस क्लैपिंग। मैं दर्शकों की जो क्लैपिंग है, ताली बजाना है, उसे सुन सकता था। तो पुरानी बात है, वो कुछ एबिलिटी है, उसकी योग्यता है, भूतकाल में कोई घटना हुई जिसे वो कर पा रहा था। तो ये है एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता। भूतकाल में कुछ हुआ और उसमें उसे करने की योग्यता थी, तो क्या आ जाएगा? पास्ट एबिलिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट कुडंट बी हेल्प्ड। ठीक है, बस कोई सहायता नहीं हो सकती, कुछ नहीं किया जा सकता था। तो ये क्या था? तो जब कुछ ना किया जा सकता हो, भी कुछ नहीं हो सकता था, तो क्या है? हो नहीं सकता, इसको कहेंगे इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि ये इम्पॉसिबिलिटी थी। इट कुडंट बी हेल्प्ड, कोई मदद नहीं हो सकती थी, तो इम्पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है, आई शुड गिव इट माई बेस्ट शॉट। मुझे इस पर अपना सबसे बढ़िया निशाना लगाना चाहिए। तो निशाना लगाना होगा सबसे बढ़िया, तो क्या आ गया? ये एक बाध्यता होगी कि निशाना लगाना ही होगा, तो इसे कहेंगे हम ऑब्लिगेशन, यानी कि बाध्यता। तो ये आ जाएगा हमारा ऑब्लिगेशन। उसके बाद फोर्थ है, आई न्यू इफ़ आई ट्राइड आई वुड विन। मैं जानता था यदि मैं कोशिश करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये है पॉसिबिलिटी, संभावना। तो इसे हम मैच कर देंगे संभावना से। नहीं स्टूडेंट, इसमें एक और है, जो है पॉसिबिलिटी की बजाय एक और है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है? जब हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं पहले का, जो होने वाला है उसको पहले ही हम भांप लेते हैं कि हो सकता है। तो यहाँ इसकी बजाय यहाँ पर हम इसे मैच करेंगे फोर्थ को प्रिडिक्शन से। तो सॉरी स्टूडेंट, ये इसे में हम मैच करेंगे प्रिडिक्शन के साथ। तो इस तरह से हमारे ये चारों हो गए हैं। तो इसमें हमारा ये प्रॉमिस और पॉसिबिलिटी ये रह जाएंगे, और ये चारों हमारे, इनके साथ हमने मैच कर दिया है कि कहाँ पर कुड और कुडंट का, शुड का और वुड का प्रयोग किस रूप में, क्या फंक्शन है उनका, उससे मैच किया। आगे इसके बारे में बताया गया है, द वर्ब्स इन बोल्ड आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज।
जो वर्ब्स जिनको बोल्ड किया गया है, मोटा किया गया है, उन्हें हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ये एक तरह की सहायक क्रियाएं होती हैं। ईच ऑफ दीज मॉडल वर्ब्स कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये जो आदर्श क्रियाएं हैं ये बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे कार्य निभा सकती हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन विच दे आर यूज। उस स्थिति के अनुसार जिस स्थिति में ये प्रयोग होती हैं तो ये बहुत सारे कार्य कर सकती हैं, बहुत तरीके से ये यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं स्टूडेंट, ये प्रयोग होती हैं हमेशा, ये होती हैं वर्ब से पहले। जैसे आई शुड गिव, गिव होता है वर्ब है, उससे पहले एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है ये, तो हमेशा इसका प्रयोग वर्ब से पहले आता है और ये इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा और प्रयोग जानेंगे और डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट पार्ट 4 में हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 4 करते हैं। पार्ट 4 है स्टूडेंट, रीड द टेबल विच शोज अदर फंक्शंस ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज। आप ये टेबल को पढ़ें जिसमें इन मॉडल ऑक्सिलरीज के दूसरे फंक्शन दिए गए हैं, दूसरे जो है इनके कार्य दिए गए हैं, क्या क्या काम ये करते हैं। तो फर्स्ट है कुड। तो कुड का क्या क्या फंक्शन है, यह दिखाता है पॉसिबिलिटी, संभावना को। अनरियल एबिलिटी, अनरियल होता है ऐसी योग्यता जो हो ना पाए, तो अनरियल होता है असत्य, असत्य योग्यता। जैसे कि कोई कहे कि काश मेरे पंख हों और मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, तो ये अनरियल एबिलिटी है, मैं पानी पर चल सकता हूँ। उसके बाद है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सजेशन, सजेशन सुझाव देना किसी को। उसके बाद है कुडंट, कुडंट नोट लग गया तो नहीं है, तो कुडंट हो गया इनएबिलिटी, अयोग्यता, कि मैं ये वजन नहीं उठा सकता, तो क्या आ जाएगा, कुडंट आ जाएगा। उसके बाद है शुड, शुड का बहुत इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। तो शुड इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए शुड का प्रयोग होता है। और कई बार यूज़ होता है एडवाइस, सलाह देने के लिए। यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, तुम्हें रोज़ सैर पर जाना चाहिए, तो सलाह दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ है वुड, वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से प्रार्थना करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। और या कोई पास्ट की हैबिट हो, भूतकाल की कोई आदत हो, उसे दर्शाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें दिया है नाउ मेक सेंटेंसेस विद द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द टेबल। अब इस टेबल में जो मॉडल वर्ब दी गई हैं उनसे आप वाक्य बनाएं। विच विद ईच फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब्स, हर एक जो फंक्शन दिया है उनका प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। मेंशन द फंक्शन इन द ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट में उन फंक्शन को आप मेंशन भी करें, आप निर्दिष्ट करें कि इसका क्या फंक्शन इस वाक्य में हमने लिया है। तो स्टूडेंट आपके लिए ये यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट ऐसे कुड, कुड का प्रयोग हम करेंगे अलग अलग प्रकार से। पहले हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो पॉसिबिलिटी होता है संभावना, तो इसमें हम वाक्य बना सकते हैं वी कुड विजिट द म्यूज़ियम टुमारो, हम जो है कल म्यूज़ियम में भेंट कर सकते हैं, म्यूज़ियम जा सकते हैं। तो यह है पॉसिबिलिटी। उसके बाद है अनरियल एबिलिटी, ऐसी योग्यता जो हो ही नहीं सकती, असत्य है। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई कुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में ऊंचा उड़ सकता। तो यह अनरियल एबिलिटी है, ऐसी योग्यता जो वास्तव में नहीं हो सकती। उसके बाद है रिक्वेस्ट के लिए कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, या कुड यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद कर पाओगे, कर सकोगे। इसके बाद है सजेशन, सुझाव देना है किसी को। यू कुड ट्राई प्रैक्टिसिंग डेली, आप डेली इसका प्रयास कर सकते हो, इसका अभ्यास डेली आप कर सकते हो। तो ये सजेशन हो गया, कर सकते थे आप इसका अभ्यास। उसके बाद कुडंट, नहीं, नहीं सकता था। द बेबी कुडंट वॉक प्रॉपरली, बच्चा ठीक से चल नहीं सकता था। ये आ गई इनएबिलिटी, कुडंट, अयोग्यता, जब कोई काम करने में समर्थ नहीं होता उसे बोलते हैं अयोग्यता, असमर्थता। द बेबी कुडंट वॉक प्रॉपरली। या आई कुडंट लिफ्ट द वेट प्रॉपरली, मैं ठीक से भार नहीं उठा सकता था। उसके बाद है शुड, शुड होता है, इसका ऐसे मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन इसका कई बार प्रयोग होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। शी शुड अराइव बाय इवनिंग, उसे शाम तक आ जाना चाहिए, या वो शाम तक आ सकता है या आ सकती है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी, संभावना है उसके आने की, एक
जो है अंदाज़ा है। उसके बाद है एडवाइस, सलाह देना, इसका बहुत प्रयोग होता है स्टूडेंट शुड का। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तुम्हें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। या यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, तुम्हें रोज़ सैर पर जाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो इस तरह से एडवाइस हम कर सकते हैं किसी को, उसमें शुड आएगा। उसके बाद आया है वुड। तो वुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और पास्ट हैबिट के लिए। तो चलिए पहले करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, कृपया क्या आप खिड़की खोल देंगे। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है। वुड यू प्लीज़ गिव मी द सीट, क्या आप मुझे सीट दे सकेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आदर के साथ रिक्वेस्ट की गई हो, प्रार्थना की गई हो, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स पास्ट हैबिट, भूतकाल की किसी आदत के लिए। वेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी वुड प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, तो हम हर शाम पार्क में खेलते थे। तो पास्ट की हैबिट है, भूतकाल की कोई आदत है। पढ़ बोलूँगा। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों पढ़ें। तो पहला इसमें है, इंटरव्यूअर कह रहा है, यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। फिर डॉक्टर मलिक कहती हैं, डॉक्टर मलिक कह रही हैं, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू, सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। तो इसमें पूछा गया है, द सेंटेंस गिवन अबोव आर इन डैश, इसमें दो ऑप्शन है, डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें अगर उसने कहा सैड सूड होता है तो उसमें तो इनडायरेक्ट होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं वो दोनों। यहाँ पे इंटरव्यूअर बोल रहा है और यहाँ पर डॉक्टर मलिक, तो वो सीधा कह रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं बता रहा उनकी बात को, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, द सेंटेंसेस गिवन अबोव आर डैश सेंटेंसेस, ऊपर जो दो वाक्य दिए गए हैं ये कौन से वाक्य हैं, डेक्लेरेटिव सूचनात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य, या इंपेरेटिव या सकारात्मक वाक्य। तो कौन से, इनमें दोनों में कुछ ना कुछ सूचना प्रदान की जा रही है, तो इसलिए कौन से स्टूडेंट वाक्य हैं, डेक्लेरेटिव वाक्य, दोनों ही डेक्लेरेटिव वाक्य हैं। तो यहाँ पे आप इनके आंसर देख सकते हैं, दोनों में डायरेक्ट स्पीच हैं और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि सूचनात्मक वाक्य हैं वे। नेक्स्ट इसके बारे में है स्टूडेंट, नाउ वर्क इन पेयर्स, अब जोड़ों में काम करें। ऑब्जर्व द चेंजेस फ्रॉम कॉलम 1 टू कॉलम 2, कॉलम 1 से लेकर कॉलम 2 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उन्हें आप ध्यान से अवलोकन करें उनका। नोट दिस चेंजेस इन कॉलम 3, और कॉलम 3 में जो बदलाव किए उन्हें नोट करो, उन्हें लिखो। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपके लिए कर दिया गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इंटरव्यूअर कह रहा है, इंटरव्यूअर, यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। अब इसमें कॉलम 2 में से ये डायरेक्ट स्पीच थी जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू बोल रहा है। अब इसमें यह है क्योंकि थर्ड पर्सन बता रहा है तो क्या क्या उसने कहा, तो ये हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। द इंटरव्यूअर सेड दैट शी हैड बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, देखिए एक तो यहाँ पे सेड आ गया है, सेड लगाया गया है, उसके बाद क्या दैट लगाया गया है, और लिंकिंग वर्ड है दैट, तो यहाँ पे लिखा गया है सेड ऐड किया गया, उस पर लिंक करने वाला कहा कि, तो वो लिंकिंग वर्ड हो गया दैट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब जो है चेंज हो गई, हैड बीन की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि हैड बीन का तो हैड बीन ही रहा वैसे तो हैव बीन का हैव बीन था, यहाँ पर हैव बीन की जगह क्या आ गया, हैड बीन, तो सेंटेंस जो उसका चेंज हो गया। तो उसके बाद है यू, यहाँ पे वो यू कह रहा है उसको डायरेक्ट, यू हैव बीन, तो यू को क्या हम इसका पर्सन चेंज करके क्या है, शी, तो यहाँ पे आ गया शी। तो ये चेंजेस में आए हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस तरह हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर मलिक कह रहे हैं,
आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ, डॉक्टर मलिक कह रही हैं, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू एंड आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। ये डायरेक्ट बात कह रही हैं। अब उसे इनडायरेक्ट में कैसे कहा गया है रिपोर्टेड स्पीच में? डॉक्टर मलिक सेड दैट शी लव्ड स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू एंड सो शी हैड डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। तो यहाँ पे हमें बताना है किस तरह से क्या क्या चेंज जो हैं किए गए हैं, ये कुछ बताए गए हैं। आई को शी में बदला है, यहाँ पे आई की जगह क्या यूज़ किया है, शी। और 6 में बताया है डिसाइडेड जो है सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म को करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, तो आ गया हैड डिसाइडेड। बाकी हमें ये लिखने हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करना है ये। तो स्टूडेंट देखिए आपके लिए यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक तो सेड ऐड किया है, यहाँ पे सेड नहीं है, सेड एडेड है जैसे पहले इसमें किया है। फिर इसमें दैट या ऐड किया है, तो दैट क्या है, लिंकिंग वर्ड एडेड। थर्ड दिया है आई, आई को किस में बदला गया है, शी में, सी दैट एट शी। उसके बाद है इसमें आई लव, वो कह रही है आई लव, तो फर्स्ट फॉर्म है अगर, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लव का आ गया लव्ड। और इसी तरह से आगे फिर आई है, आई को फिर किस में बदला गया है, शी में। और ये लिखा ही गया है डिसाइडेड को किसने बदला गया है, हैड डिसाइडेड में, तो हैड डिसाइडेड आ गया। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया है। थर्ड वन है इंटरव्यूअर कह रहा है योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट ऑफ द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इसमें इंडायरेक्ट दिया है, द इंटरव्यूअर सेड दैट हर स्टोरी वॉज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसमें स्टूडेंट एक तो सेड ऐड किया गया है, यहाँ पे सेड है और दैट ऐड किया है, सेम आएगा तो सेड एडेड और दैट ऐड किया है, ये दैट क्या है, लिंकिंग वर्ड है, वो ऐड किया गया है। थर्ड देखिए इसमें यूअर था, यूअर को किसमें बदला गया, हर में, तो यूअर को चेंज कर दिया गया हर में। और यहाँ पे था इज़, तो इज़ को किस में चेंज किया गया, वॉज में, क्योंकि उसका टेंस चेंज हो जाता है, तो इज़ को चेंज किया गया है वॉज में। तो ये 4 चेंजेस में किए गए हैं। नेक्स्ट वन है डॉक्टर मलिक यहाँ पे कह रही हैं, क्या कहती हैं, आई बिलीव यूथ इज़ द वॉइस ऑफ टुमारो। तो यहाँ पे डॉक्टर मलिक डायरेक्ट कह रही हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन कहेगा वो क्या कहेगा, डॉक्टर मलिक कहती हैं कि, तो यहाँ पे डॉक्टर मलिक सेज लगाया गया है, कहती हैं, आगे फिर लगाया दैट, लिंकिंग वर्ड लगा दिया कि आई को किसमें बदल दिया, यहाँ पे शी में, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आ जाएगा शी। तो यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ बिलीव है तो बिलीव का आ गया बिलीव्स। तो यहाँ पे हम इनमें बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जिन्हें हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो सेज ऐड किया गया है, दूसरी बात लिंकिंग वर्ड दैट ऐड किया गया है, लिंकिंग वर्ड एडेड दैट। और आई को इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है, चेंज किया गया है उसको शी में, क्योंकि वो एक महिला है तो आई की जगह शी आएगा। आगे पार्ट 6 है स्टूडेंट, रीड द कन्वर्जेशन गिवन बिलो, नीचे दी गई बातचीत को पढ़ें। सिया कह रही है आई वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द पैरा इक्वेस्ट्रियन इवेंट ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट। मैंने देखे कि डॉक्यूमेंट्री देखी किस पर, पैरा इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, घुड़सवारी जो है, पैरा इक्वेस्ट्रियन के पैरा घुड़सवारी का जो है एक कार्यक्रम देखा, किसमें, टेलीविजन पर, पिछली रात को, लास्ट नाइट। तरुण कहता है आई डिडंट नो पैरालंपिक्स हैज़ इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। मैं जानता नहीं था कि पैरालंपिक में घुड़सवारी प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। तो स्टूडेंट चित्र में देखिए, ये जो घुड़सवार है तो ये पैरा इक्वेस्ट्रियन है, ये इसकी टांगे नहीं है फिर भी ये घुड़सवारी कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे पैरा इक्वेस्ट्रियन, यानी कि पैरा घुड़सवार। तो घुड़सवारी की प्रतियोगिता होती है पैरा में। सिया कहती है इट डज, यह होती है, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच, इसे देखना बड़ा मनोरंजन था। तरुण कहता है दैट्स वंडरफुल, यह अद्भुत है। सो पैरा इक्वेस्ट्रियंस मस्ट बी ट्रेनिंग फॉर मंथ्स फॉर दिस। तो हो इसलिए जो पैरा इक्वेस्ट्रियन है, जो पैरा घुड़सवार हैं, वे अवश्य ही महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहे होंगे। तो सिया कहती है दे ऑल्सो हैव टू फाइंड एंड डिवेलप दियर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद दियर हॉर्स। उन्हें अपना एक ढूंढना होता है और विकसित करना होता है एक खुद का एक स्टाइल, खुद का एक तरीका
कि वो अपने घोड़े से बातचीत कर पाएं। खुद का एक तरीका होता है घोड़े से बात करने का। तरुण कहता है आई विल वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट वीकेंड। तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री को अगले वीकेंड, अगले सप्ताह के अंत में जरूर देखूंगा। अब इसमें है चेंज द कन्वर्जेशन गिवन अबव टू रिपोर्टेड स्पीच। तो ऊपर जो बातचीत हुई है वो डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इसे बदलना है रिपोर्टेड स्पीच में, जब किसी को थर्ड पर्सन की कही गई बात होती है उसमें। वहाँ पर दोनों डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो सिया सेड दैट शी, सिया ने कहा कि शी डैश, आगे इसमें हमने भरना है। तो यहाँ पे आई वॉच्ड है, तो स्टूडेंट जब वॉच्ड आता है इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए शी वॉच्ड की जगह आ जाएगा हैड वॉच्ड। तो यहाँ पे आंसर दिया स्टूडेंट इसका, शी हैड वॉच्ड, बाकी वही का वही, अ डॉक्यूमेंट्री ऑन पैरा इक्वेस्ट्रियन इवेंट ऑन टेलीविजन। अब जो आता है उसमें लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को बोलते हैं हम द प्रीवियस नाइट में, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा द प्रीवियस नाइट। आगे है तरुण रिप्लाइड दैट शी हैडंट नोन दैट पैरालंपिक्स हैड इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। तो यहाँ पे हैडंट आ गया, ये आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। सिया एडेड दैट, सिया ने उसमें जोड़ा कि, क्या जोड़ा, उसने जोड़ा इट डज, यह होता है। तो स्टूडेंट डज है तो फर्स्ट फॉर्म को हम बदलते हैं सेकंड फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो इट डज था तो हम आ जाएगा श्रिया एडेड दैट इट डिड एंड दैट इट हैड बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो यहाँ पे था इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, तो वॉज को बदलेंगे हम हैड बीन। आगे है तरुण रिमार्क्ड दैट इट वॉज वंडरफुल एंड दैट पैरा इक्वेस्ट्रियंस मस्ट बी ट्रेनिंग फॉर मंथ्स फॉर दैट। सिया रिप्लाइड दैट, उसने क्या रिप्लाई किया, दे ऑल्सो हैड टू फाइंड द एंड डेवलप दियर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे आ जाएगा हैड टू, विद देयर हॉर्स। तरुण सेड दैट ही वुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री द फॉलोइंग वीकेंड। स्टूडेंट यहाँ पे विल है, तो विल को हम चेंज करते हैं वुड में, और नेक्स्ट वीकेंड को बोलते हैं, नेक्स्ट का होता है द फॉलोइंग, तो उसका आ जाएगा द फॉलोइंग वीकेंड। तो इसके लिए हमने इसका जो सोल्यूशन है वो देखिए क्या बनाया है। तो यहाँ पे विल था, विल का हमने वुड कर दिया। तरुण सेड दैट ही वुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री द फॉलोइंग वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड को हमने बदल दिया फॉलोइंग, आने वाले सप्ताहांत में। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी का बचा हिस्सा जो है हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह लेसन और इसके जो सॉल्यूशन है सब समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।